हे गाइस, स्वागत है आप सभी का भटनेर आईएएस में। मेरा नेम है रिचा। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। उम्मीद है आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे। तो चलिए आज के सेशन को करते हैं शुरू। आज जो बेसिकली हम पढ़ेंगे वो एनर्जी टेक्नोलॉजी में इंडियाज मेजर रिसर्च और एक्सपेरिमेंटल और जीरो पावर रिएक्टर्स के बारे में देखेंगे, यानी भारत के जो प्रमुख अनुसंधान रिएक्टर्स हैं आज ज्यादातर उन्हीं के बारे में कहानी देखेंगे। अगर टाइम बचा तो फिर जो है वो हम किस तरीके से कार्य किया इन्होंने और किस तरीके से न्यूक्लियर टेस्टिंग की गई वो पूरी कहानी देखेंगे। तो उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ, अगर आपके कोई भी करीबी यार दोस्त कोई भी हैं जो एसएससी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं तो उनको आप प्रैप टुडे के बारे में बताइए। एक्चुअल में ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम एसएससी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवाते हैं, जहाँ पर आपको डेली वीडियोस मैथ्स की मिल जाएंगे, रीजनिंग के, इंग्लिश के एंड करंट अफेयर से रिलेटेड आपको वीडियोस मिल जाएंगे। तो चलिए हम चालू करते हैं आज के सेशन से, जो कि है भारत के प्रमुख अनुसंधान रिएक्टर यानी इंडियाज मेजर रिसर्च और एक्सपेरिमेंटल और जीरो पावर रिएक्टर्स। कल की क्लास में इसका मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था। उसके बाद फिर हम इसमें रिएक्टर्स में अप्सरा के बारे में देखेंगे, साइरस के बारे में देखेंगे, पूर्णिमा के बारे में देखेंगे। पूर्णिमा 1 2 3 इन सभी के बारे में एक एक करके डिटेल में देखना चालू करेंगे। तो चलिए पहले जो है वो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन जान लेते हैं अनुसंधान रिएक्टर्स के बारे में। तो आखिर ये रिएक्टर्स होते क्या हैं? देखिए, भारत में अनुसंधान रिएक्टर्स का जो विकास है वो नाभिकीय अनुसंधान को बढ़ावा देने के पर्पज से किया गया था। स्टार्टिंग में जब अनुसंधान रिएक्टर या नाभिकीय अनुसंधान रिएक्टर्स को बढ़ावा दिया गया तो किसके लिए? अनुसंधान रिएक्टरों के विकास के लिए ही नाभिकीय अनुसंधान को बढ़ावा दिया गया। वहीं ये जो नाभिकीय अनुसंधान रिएक्टर्स होते हैं ये बिजली उत्पादन के लिए इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं। जैसे हमने बहुत सारे रिएक्टर्स या उससे पहले और काफी कहानियां देखी, तो उसमें हमने ये देखा था कि बहुत सारे रिएक्टर्स है जो बिजली उत्पादन के लिए भी प्रयोग किए जाते हैं। बट इसमें मेनली जो हम पढ़ेंगे तो उनके कुछ अलग इस्तेमाल हैं। वो क्या इस्तेमाल है? और देखिए, जब इन रिएक्टर्स को बिजली उत्पादन के लिए इस्तेमाल नहीं कहा जाता, इसीलिए इन्हें जीरो पावर रिएक्टर भी बोला जाता है। स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि हम इंडियाज मेजर रिसर्च और एक्सपेरिमेंटल और जीरो पावर रिएक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अब आपको यहाँ से फैक्ट पता चला कि जीरो पावर रिएक्टर्स क्यों कहा जाता है। जीरो पावर रिएक्टर सिर्फ इस कारण से कहा जाता है क्योंकि ये जो है ये बिजली उत्पादन नहीं करते हैं। अब बात करते हैं रिएक्टर्स के बारे में, जिसमें जो हमारा पहला रिएक्टर है वो है अप्सरा रिएक्टर। अप्सरा रिएक्टर के बारे में कहानी देखते हैं। तो अप्सरा रिएक्टर जो है वो देश का पहला अनुसंधान रिएक्टर है, यानी अगर कभी भी पूछा जाए एग्जाम में क्वेश्चन कि देश का पहला अनुसंधान रिएक्टर कौन सा है, तो देश का पहला अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा है, जिसे 1956 में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी बार्क ने स्टार्ट किया था। इसकी अप्सरा की अगर क्षमता की बात करें तो इसकी अप्सरा की क्षमता जो है वो 1 मेगावाट है या 1 मेगावाट की क्षमता है। अप्सरा जो है वो बेसिकली इसका शेप जो है वो स्विमिंग पूल शेप का है। स्विमिंग पूल कभी ना कभी तो देखा होगा ना। तो इसका शेप जो है वो डायरेक्टली स्विमिंग पूल के आकार का है, जिसमें ईंधन को जो है वो पानी के एक जलाशय में लटकाया जाता है। जो ईंधन इस्तेमाल किया जाता है सो ये जो है ये बेसिकली स्विमिंग पूल के आकार का होता है, और इसमें जो ईंधन होता है सो ईंधन को एक पानी के जलाशय में लटकाया जाता है। वहीं साधारण जल मंदक और शीतलक दोनों का कार्य करता है। मंदक क्या होता है, शीतलक क्या होता है, दोनों ही हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो अगर आपको नहीं अच्छे से क्लियर है तो आप पुरानी क्लासेस देख लीजिए या फिर एक बार गूगल कर लीजिए कि मंदक क्या होता है, शीतलक क्या होता है, क्योंकि हम इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब देखिए इसमें जो है साधारण जल जो है, इसमें साधारण जल का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये जो है ये मंदक और शीतलक दोनों का काम कर रहा है। बट इसमें कुछ जो है वो ईंधन का भी मिश्र धातु का भी प्रयोग किया जाता है, जैसे यूरेनियम और एल्यूमिनियम हो गया। ये जो यूरेनियम एंड एल्यूमिनियम होता है इनको मिश्र धातु जैसे एनरिच्ड यूरेनियम एंड एल्यूमिनियम एलॉय जो है प्रेजेंट। स्टार्टिंग में जब इसे अप्सरा अनुसंधान रिएक्टर को चालू किया गया तो
स्टार्टिंग में जो मिश्र धातु वगैरह होती थी, ईंधन जो होता था, उसे कहाँ से, ब्रिटेन से मंगवाया जाता था। सो जब स्टार्टिंग में अप्सरा को स्टार्ट किया गया था, ठीक है। चलिए अब उसके बाद नेक्स्ट रिएक्टर के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्टर है साइरस, यानी कनाडा इंडिया रिएक्टर यूटिलिटी सर्विस, साइरस। अब ये जो है ये मेनली अप्सरा का सेटअप है। इस तरीके से अप्सरा में पूरा सेटअप किया गया है। इस तरीके से जो है पूरा अप्सरा जो है वो पूरा इस तरीके से बेसिकली कार्य करता है। साइरस, कनाडा इंडिया रिएक्टर यूटिलिटी सर्विस। अब इसका साइरस नाम जो है वो कनाडा इंडिया इसमें इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि ये जो है ये कनाडा प्लस इंडिया दोनों के सहयोग से स्टार्ट हुआ था, और इंडिया में इसे स्टार्ट करने वाली ऑर्गेनाइजेशन कौन है, बार्क के द्वारा इसे जो है, यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने 1960 में साइरस को कनाडा के सहयोग से इंडिया में कहां पर स्थापित किया था, मुंबई में स्थापित किया था। अब साइरस की जो क्षमता है वो 40 मेगावाट की थी, और जो साइरस रिएक्टर है उसकी स्थापना मेनली जो एक पर्पस रखा गया था, रेडियो आइसोटोप। अभी मैं बताऊंगी कि रेडियो आइसोटोप क्या होता है, अभी हम पढ़ेंगे रेडियो आइसोटोप्स के बारे में, प्लस उनका उपयोग भी बताऊंगी, औद्योगिक क्षेत्र में भी इनका उपयोग बताऊंगी कि किस प्रकार से किया जाता है, और अलग अलग और विभिन्न क्षेत्रों में भी हम बात करेंगे रेडियो आइसोटोप्स के बारे में। बेसिकली साइरस जो है साइरस रिएक्टर की स्थापना जो है वो रेडियो आइसोटोप के उत्पादन और इनका परीक्षण करने के पर्पज से की गई थी। लेकिन 31 दिसंबर 2010 में ही साइरस रिएक्टर को बंद कर दिया गया, और साइरस रिएक्टर में प्राकृतिक यूरेनियम का इस्तेमाल जो है वो रिएक्टर में परमाणु ईंधन के तौर पर होता था। जैसे परमाणु ईंधन होता है ना, तो सेम वैसे ही जो प्राकृतिक यूरेनियम है, सो प्राकृतिक यूरेनियम का ही इसमें इस्तेमाल किया जाता था। उसके बाद नेक्स्ट टाइप के हमारे रिएक्टर्स आ जाते हैं, पूर्णिमा रिएक्टर। पूर्णिमा रिएक्टर में 3 कैटेगरी है, पूर्णिमा 1, पूर्णिमा एंड पूर्णिमा 3। ये साइरस रिएक्टर, ये जो पूरा सेटअप आप देख पा रहे हैं, ये साइड साइड में जो है ये पहाड़ टाइप या घास फूस टाइप है, और यहाँ पे ये इस टाइप से पूरा ये सेटअप है। ये साइरस रिएक्टर, ये कंटेनमेंट डोम है, और ये बॉल टैंक, कोल्डी ग्रेविटी ड्रिवन लाइट वाटर कूलेंट एरिया है, इधर जो देख पा रहे हैं आप, ये है इस तरीके से। अगर आप और भी इमेजेस में इंटरेस्टेड है देखने में, तो आप एक बार गूगल कर लीजिएगा, वैसे कोई ज़रूरत है नहीं, बट अगर फिर भी आपको लगे तो आप देख लीजिए। इन तीनों रिएक्टर्स को शुरू किसके द्वारा किया गया, बार्क के द्वारा, यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के द्वारा ही शुरू किया गया। पहले जो है वो रिएक्टर तकनीक का अध्ययन करने के लिए ट्रॉम्बे में पहले जो है वो पूर्णिमा 1 तीव्र रिएक्टर का निर्माण किया गया। जब पूर्णिमा 1 लगा कि पूर्णिमा 1 जो है वो सही तरीके से कार्य कर रहा है, तो पूर्णिमा 2 एंड पूर्णिमा 3 को स्थापित किया। तो स्टार्टिंग में जो योजना बनाई गई थी वो ओनली पूर्णिमा 1 के लिए बनाई गई थी। बाद में इसी तकनीक को ज्यादा उन्नत बनाकर पूर्णिमा 2 और पूर्णिमा 3 का निर्माण किया गया, और इन तीनों ही रिएक्टर में किसी भी प्रकार का ऊर्जा उत्पादन नहीं होता है। यानी जो पूर्णिमा रिएक्टर है, पूर्णिमा 1 हो गया, पूर्णिमा 2 हो गया एंड पूर्णिमा 3, ये जो तीनों रिएक्टर्स हैं इनमें किसी भी प्रकार की कोई भी ऊर्जा उत्पादित नहीं होती है, बल्कि जो पूर्णिमा 1 है इसमें प्लूटोनियम ऑक्साइड का ईंधन के रूप में प्रयोग होता है। वहीं पूर्णिमा 2 में जो है वो किसका, यूरेनियम 233 ईंधन का प्रयोग होता है, एंड वहीं पूर्णिमा 3 में जो है वो मिश्र धातु का प्रयोग होता है। वहीं पूर्णिमा जो है वो अनुसंधान रिएक्टरों का स्थान जो है अब वो प्रेजेंट टाइम में कामिनी अनुसंधान रिएक्टर्स ने ले लिया। यानी पहले जो कार्य पूर्णिमा रिएक्टर्स का हुआ करता था, अब जो वो कार्य है वो कामिनी अनुसंधान रिएक्टर्स ने ले लिया है। सो पहले ध्रुव रिएक्टर के बारे में देखते हैं, फिर मैं कामिनी रिएक्टर यानी कल्पक्कम मिनी रिएक्टर के बारे में कहानी देखेंगे कि कल्पक्कम मिनी रिएक्टर क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले ध्रुव के बारे में। ध्रुव की देखिए मेगावाट क्षमता जो है वो एकदम बढ़िया मेगावाट क्षमता है, 100 मेगावाट क्षमता है, और इसे जो है वो समस्थानिकों यानी आइसोटोप्स के उत्पादन और उन्नत नाभिकीय भौतिकी में अनुसंधान के लिए 1985 में ही घरेलू तकनीक के द्वारा विकसित किया गया था। यानी इसे जो है
ध्रुव को वो समस्थानिकों के उत्पादन और उन्नत नाभिकीय अनुसंधान के लिए 1985 इंडिया में ही डेवलप किया गया था। घरेलू तकनीक, जो हमारे पास इंडिया में जो मेथड, जो तकनीक अवेलेबल थी, उसी तकनीक के द्वारा जो है वो ध्रुव रिएक्टर का उत्पादन जो है वो किया गया। एंड इसी रिएक्टर के जरिए जो है वो प्लूटोनियम 239 का उत्पादन किया जाता था। काफी बार हम प्लूटोनियम 239 का इस्तेमाल देखते हैं ना, तो प्लूटोनियम 239 का जो उत्पादन का श्रेय है पूरा पूरा, वो किसे जाता है? वो ध्रुव को जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कामिनी यानी कल्पक्कम मिनी रिएक्टर के बारे में। सो बेसिकली ये ध्रुव रिएक्टर का इस टाइप का सेटअप है, आप देख सकते हैं। एक्चुअली में ये प्रयोगशाला की ही एक इमेज टाइप है, तो जो यहाँ पे इस टाइप से बनाया गया है। चलिए अब बात करते हैं कामिनी यानी कल्पक्कम मिनी रिएक्टर के बारे में। तो देखिए, अनुसंधान रिएक्टर जो थे वो स्टार्ट काफी टाइम पहले किए गए थे, बट सफलता जो है वो कामिनी रिएक्टर यानी कल्पक्कम मिनी रिएक्टर से ही मिली है। तो भारत के अनुसंधान रिएक्टरों में कामिनी जो है वो कामिनी रिएक्टर की एक बहुत ही उल्लेखनीय सफलता रही है, यानी एक बहुत ही बढ़िया अचीवमेंट रही है, बहुत ही बढ़िया सफलता। जितना जैसे कोई चीज हम चालू करते हैं ना, तो गीता में कहा गया है कर्म करो फल की चिंता मत करो, बट मनुष्य जो है वो कर्म बाद में करता है एंड फल की चिंता पहले कर लेता है कि एक्चुअली में हम जो है वो टारगेट्स रखता है कि हम जो है वो इतना इतना अचीव करेंगे, या इतना इतना जो है अगर हम इतना काम करते हैं तो इतना हमें एटलीस्ट मिलना चाहिए। सेम वैसे ही अब कामिनी रिएक्टर्स जो है उनको किसी मशीन के द्वारा तो बनाया नहीं गया कि कर्म करो फल की चिंता मत करो, इंसानों के द्वारा बनाया गया। में भी ये चीज सोची गई, बिल्कुल सोची गई कि एक्चुअल में जो इसका हम कह सकते हैं कि ये जो रिएक्टर्स हैं इनका प्रयोग आप कह लीजिए या क्या कह लीजिए, तो एक टारगेट रख के, तो जो मेनली कामिनी रिएक्टर है तो उसने जो है वो टारगेट्स अचीव किए हैं। ये इस टाइप से सेटअप है, आप कामिनी रिएक्टर का सेटअप देख सकते हैं। इसकी क्षमता जो है वो कामिनी रिएक्टर की वो 30 किलोवाट है, और ये जो है ये बेसिकली कलपक्कम में स्थित है। वहीं 17 सितंबर 1997 को जो है वो कामिनी रिएक्टर ने अपना काम करना स्टार्ट किया था। बेसिकली कामिनी रिएक्टर जो है ये एक टैंक टाइप रिएक्टर है, यानी जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ना, ये टैंक टाइप आपको दिख पा रहे हैं। तो ये यहाँ पे आप इस टाइप से, ये जो देखिए इसका स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल रहा है, वो टैंक टाइप स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। तो बेसिकली कामिनी रिएक्टर जो है ये टैंक टाइप रिएक्टर है, और इस अनुसंधान रिएक्टर में यूरेनियम 233 एल्यूमिनियम मिश्र धातु का उपयोग जो है वो परमाणु ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वही रिएक्टर का जो इस्तेमाल है वो रेडियोधर्मी और गैर रेडियोधर्मी पदार्थों की न्यूट्रॉन यानी रेडियोग्राफी के लिए भी किया जाता है। उसके बाद एक नेक्स्ट विधि आती है ITER टेक्नोलॉजी। चलिए ITER, पहले इसका फुल फॉर्म आप सभी को बता दूं वरना आप लोग बुरा मान जाएंगे। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। चलिए लिख देती हूँ, ITER यानी इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। बेसिकली जो ITER है ये पूरे के पूरे जो है वो 35 देशों ने जो है वो मिलकर इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया है। कहाँ पर? फ्रांस के कैड्रेक में ये प्रोजेक्ट जो है स्टार्ट किया गया है। बेसिकली ITER जो है ये एक तरीके का ऊर्जा प्रोजेक्ट है, यानी एनर्जी प्रोजेक्ट है, जिसमें 35 देशों में इंडिया भी शामिल है। तो 35 देशों में कुछ बेसिक यानी बेसिक नाम जो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हैं उनके बारे में बता देती हूँ। तो चीन हो गया, यूरोपीय संघ, भारत, जापान, भारत हो गया, जापान हो गया, ये एक्चुअल में ना है, दक्षिण कोरिया, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका। बेसिकली इतनी कंट्रीज हैं जो मेन लीड पे आप कह सकते हैं। और उसके अलावा जो यानी इन सभी को मिलाकर टोटल जो है वो 35 कंट्रीज हैं जो बेसिकली इस प्रोजेक्ट को चला रही हैं। कहाँ पर? बेसिकली ये जो है ये फ्रांस के कैड्रेक में संचालित किया जाता है।
आखिर इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य जो है वो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया को नियंत्रित करना और नियंत्रित प्रयोग के द्वारा जो है वो ऊर्जा प्राप्ति की तकनीकी किस तरीके से ऊर्जा जो है वो एनर्जी जो है वो प्राप्त की जाए या विकसित की जाए। बाद में जब जैसे ही ये अलग अलग कंट्रीज जो हैं वो ये सीख जाएंगे या ये सारी कंट्रीज जो मिलकर कार्य कर रही हैं, तो बेसिकली ये सीख जाएंगे क्योंकि ये एक डेमो प्रोजेक्ट है। डेमो प्रोजेक्ट क्लासेस में डेमो टीचर आते हैं ना कि देखने के लिए स्टूडेंट्स देखते हैं या वो प्रिंसिपल वगैरह देखते हैं कि एक्चुअली में बच्चों को पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्या फीडबैक है। तो सेम वैसे ही ITER जो है ये एक तरीके का डेमो प्रोजेक्ट है जिसका उपयोग जो है वो ऊर्जा प्राप्ति के निर्माण के लिए किया जा रहा है। जैसे ये टेक्नोलॉजी या मेथड जो है ये मिल जाती है या डेवलप हो जाती है, तो इसमें जो है सभी के सभी देश जो हैं वो इसी तकनीक के द्वारा जो है एनर्जी का विकास करने लगेंगे। तो आखिर इंडिया का इसमें क्या रोल है? फिर हमने पढ़ा, लेकिन इंडिया शामिल है ठीक मान लिया, लेकिन इसमें हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि इंडिया का रोल क्या है। तो बेसिकली ITER परियोजना की शुरुआत जो है वो संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण से इंग्लिश में बोला जाता है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के ही देख रेख में हुई थी, जिसमें मैंने देशों के बारे में बताया। तो ये बेसिकली जो इंडिया जो है वो इंडिया जो है इसका पार्ट कब बना था? ITER का 2005 में इंडिया जो है इंडिया पार्ट बना, यानी हिस्सा कहेंगे जिसे, शॉर्ट में मैंने पार्ट बना लिख दिया। सो बेसिकली इंडिया के बनने का रीज़न ये था क्योंकि इसमें जब हम बात करते हैं भारत को संलयन अनुसंधान तकनीक विकसित करने का अनुभव जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए बेसिकली इंडिया भी इसमें जुड़ा और इंडिया को रोल भी जो है वो इसमें अच्छा खासा दिया गया है। साथ ही में लगभग जो इसमें बोला गया है कि लगभग जो है वो 269 डिग्री सेंटीग्रेड तक का तापमान जो है वो उत्पन्न किया जाएगा, क्योंकि जो भी शक्तिशाली चुंबक कार्य होते हैं उनको आसानी से किया जा सके। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है रेडियो समस्थानिक या फिर रेडियो आइसोटोप्स। तो चलिए देखते हैं कि आखिर रेडियो आइसोटोप्स होता क्या है। तो रेडियो आइसोटोप्स बेसिकली जो है ये आइसोटोप्स कुछ ऐसे आइसोटोप्स होते हैं जो रेडियो धर्मिता गुण को प्रदर्शित करते हैं, यानी कुछ ऐसे आइसोटोप्स जो कि रेडियो धर्मिता के गुण को प्रदर्शित करते हैं रेडियो समस्थानिक कहलाते हैं। यानी रेडियो आइसोटोप्स में हम क्या बात करेंगे? कुछ ऐसे समस्थानिक जो रेडियो धर्मिता के गुण को प्रदर्शित करते हैं, तो उनको बेसिकली रेडियो समस्थानिक कहा जाता है। रेडियो आइसोटोप जो है वो अपनी अस्थिरता दूर करने के लिए नाभिक से विभिन्न विकिरणों यानी अल्फा बीटा या गामा उत्सर्जित करते हैं। सो बेसिकली जो रेडियो आइसोटोप होते हैं वो अपनी अस्थिरता को दूर करने के लिए नाभिकों के जो अलग अलग विकिरण होते हैं, जैसे कि अल्फा रेज हो गई, बीटा रेज हो गई, गामा रेज हो गई। अगर नहीं पता है तो गूगल कर लीजिएगा या पुरानी क्लासेस देख लीजिएगा, क्योंकि पुरानी क्लासेस में मैंने आपको अल्फा बीटा गामा रेज तीनों के बारे में पढ़ा चुकी हूँ। तो बेसिकली जो है ये विकिरण का उत्सर्जन करते हैं, जिसके कारण यहाँ पे होता क्या है कि जब तक ये उत्सर्जन जो है विकिरण का उत्सर्जन रेडियो आइसोटोप्स तब तक करते हैं जब तक कि ये स्थायित्व प्राप्त नहीं कर लेते हैं। और नाभिकीय विखंडन के दौरान जो है वो विभिन्न प्रकार के रेडियो समस्थानिक बनते हैं। जब नाभिकीय विखंडन होता है तो बेसिकली नाभिकीय विखंडन के टाइम पीरियड में ही अलग अलग प्रकार के जो रेडियो समस्थानिक होते हैं तो रेडियो समस्थानिक बनते हैं। भारत में रेडियो समस्थानिकों के शीर्ष उत्पादक देशों में ही जो इंडिया है वो रेडियो समस्थानिकों के शीर्ष उत्पादक देशों में से एक है। इंडिया का नाम भी उसमें लिया जाता है। वहीं रेडियो समस्थानिकों का उत्पादन जो है वो ट्रॉम्बे के शोध रिएक्टर, परमाणु ऊर्जा रिएक्टर और PECC कोलकाता में होता है। याद रखिएगा रेडियो आइसोटोप्स का जो उत्पादन है वो कहाँ पर होता है? ट्रॉम्बे के शोध रिएक्टर्स में, वहीं परमाणु ऊर्जा रिएक्टर और VECC कोलकाता में होता है। वहीं विकिरण एवं आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड ब्रेट के द्वारा जो है वो रेडियो आइसोटोप्स का प्रसंस्करण किया जाता है। तो यानी विकिरण एवं आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड का जो
इनका यानी ब्रिट जो है वो रेडियो आइसोटोप्स का प्रसंस्करण करवाता है, और आइसोटोप से आधारित जो भी सेवाएं और उत्पादन होते हैं वो मेनली ब्रिट के द्वारा ही देखे जाते हैं। व्यवसायिक स्तर जो होता है, जैसे अभी हम यूसेज में देखेंगे, यूसेज नाभिकीय औषधि के बारे में देखेंगे, यानी न्यूक्लियर मेडिसिन के बारे में, जो कि अच्छे खासे रूप में इसका इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है। सो आइसोटोप आधारित सेवाओं और उत्पादन को जो है वो यही बोर्ड व्यवसायिक स्तर पर उपलब्ध करवाता है। अब उसके बाद हमें देखने हैं यूजेस, यानी रेडियो समस्थानिकों के उपयोग। रेडियो समस्थानिकों के उपयोग क्या क्या हैं? तो जो रेडियो एक्टिव विकिरण होते हैं वो अलग अलग पदार्थों को आयनित करने, पदार्थों को भेदने और कोशिकाओं को नष्ट करने, जो सेल्स होती हैं उनको नष्ट करने। यानी अगर हम यूजेस की बात करते हैं रेडियो आइसोटोप्स की, तो काफ़ी सारे यूजेस देखने को हमें मिलते हैं, जिसमें इसके टू मेजर यूजेस है, एक न्यूक्लियर मेडिसिन्स में एंड इंडस्ट्रियल एरियाज में। तो इनके दो यूजेस को हम देखेंगे। प्लस न्यूक्लियर मेडिसिन्स में भी हम देखेंगे कि किस किस तरीके से रेडियो आइसोटोप्स का प्रयोग किया जा रहा है, एंड इंडस्ट्री में किस तरीके से प्रयोग किया जाता है। तो चलिए, इसमें हमारा नाभिकीय औषधि में फर्स्ट टॉपिक है न्यूक्लियर मेडिसिन्स। तो न्यूक्लियर मेडिसिन्स के बारे में जानते हैं कि एक्चुअल में न्यूक्लियर मेडिसिन्स होती क्या हैं। तो देखिए, न्यूक्लियर मेडिसिन्स के बारे में पहले मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर देती हूँ टेक्निकल तरीके से जो भी है, फिर एक शॉर्ट में आपको बता दूंगी कि एक्चुअल में आप नाभिकीय औषधि जो है या न्यूक्लियर मेडिसिन है, आप उन्हें याद किस तरीके से रख सकते हैं। तो रेडियो समस्थानिकों को और उनसे निकलने वाले जो विकिरण होते हैं, उन्हीं के जरिए जो रेडिएशन, देखिए रेडियो आइसोटोप्स होते हैं, उनसे जो भी रेडिएशंस निकलती हैं, उन रेडिएशंस के जरिए अगर ह्यूमन शरीर है, उसमें किसी भी तरीके की कोई भी बीमारी है या कोई भी अंग है, जो यानी कोई भी बॉडी पार्ट है जो सही तरीके से कार्य नहीं कर रहा है, तो पहले उसकी इंफॉर्मेशन जुटाई जाती है, टेस्ट वगैरह किए जाते हैं कि एक्चुअल में बॉडी पार्ट में कौन सा ऐसा पार्ट है या कौन सा ऐसा सिस्टम है जो सही तरीके से वर्क नहीं कर रहा है। तो रोगों का पता लगाया जाता है, और जानलेवा रोगों का शीघ्र ही और सटीक इलाज जो है वो न्यूक्लियर मेडिसिन की हेल्प से किया जा सकता है। क्योंकि देखिए, यहाँ पे अगर हम न्यूक्लियर मेडिसिन के बारे में देखें कि अगर मान लीजिए ये टेक्निक ना हो या टेक्नोलॉजी ना हो, तो किस तरीके की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। यहाँ पे अगर हम नाभिकीय औषधि या न्यूक्लियर मेडिसिन की बात करते हैं, तो बेसिकली यहाँ पे काफ़ी तरीके की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। काफ़ी तरीके की प्रॉब्लम्स किस तरीके से आ सकती हैं? जैसे कि मान लीजिए कि किसी को भी कोई भी ऐसी गंभीर बीमारी हो जाए, एंड उस बीमारी का काफ़ी टाइम पीरियड बाद पता चले या पता ही ना चले, तो लोग जो हैं वो ज़्यादा उस बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं, या फिर उनकी जान भी जा सकती है। तो रेडियो आइसोटोप जो है वो न्यूक्लियर मेडिसिन के कार्य में बहुत ही एक बढ़िया कार्य जो है वो चल रहा है। लोगों की लाइफ जो है वो सही तरीके से चल पा रही है। वहीं नाभिकीय औषधि की ही हेल्प से जो है वो रोगों का पता लगाने में, तथा अन्य रेडियोलॉजी तकनीकों जैसे अल्ट्रासाउंड हो गया, सिटी स्कैन हो गया, इनमें कुछ तकनीक ऐसी होती हैं जो रेडियोलॉजी टेक्निक के सहायता से, जैसे अगर कभी आपने सिटी स्कैन करवाया हो, या जो सिटी स्कैन वाला रूम होता है, अगर आप वहाँ पे गए भी होंगे, कुछ नहीं, अगर नहीं भी गए हैं तो कुछ नहीं, आप गूगल में इमेज डालिएगा सिटी स्कैन मशीन्स की। तो सिटी स्कैन मशीन जो है वो एक तरीके से इस टाइप से स्ट्रक्चर टाइप होता है। यहाँ पे एक बेड तरीके से होता है, तो ये जो है ये पूरा एक इस तरीके से पूरा वो मशीन के अंदर जाता है, एंड बॉडी को स्कैन टाइप से किया जाता है। मैं एक्चुअली में रूम में अंदर गई हूँ, बट मेरा कभी सिटी स्कैन हुआ नहीं है, तो मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा आपको एकदम प्रैक्टिकली नॉलेज तो नहीं दे पाऊंगी। बट एक्चुअली में मैं एक जन के साथ गई थी, तो एक्चुअली में होता क्या है कि जो पेशेंट होते हैं उन्हीं को अलाउड होता है, क्योंकि उसकी जो रेडिएशंस होती है ना, वो जो रेडिएशंस निकलती हैं वो जो ह्यूमन या जो इंसान बीमार नहीं है तो उसको अफेक्ट कर सकता है, तो इसीलिए उसे ज़्यादातर बाहर निकाल दिया जाता है। तो रेडियो टेक्नोलॉजी तकनीक करती क्या है, जैसे अल्ट्रासाउंड हो गया, सुना होगा ना, अल्ट्रासाउंड करवा लो, कोई भी जैसे प्रॉब्लम होती है लोग सजेशन देते हैं कि अल्ट्रासाउंड करवा लो, सिटी स्कैन। तो इनमें बेसिकली मुख्य अंतर ये होता है कि इन्हीं तकनीकों के अंतर्गत बाहर से विकिरणों को शरीर पर डाला जाता है और आंतरिक अंगों की जांच की जाती है। यानी कि बाहर से रेडिएशंस को डाला गया, एंड बॉडी के जो आंतरिक अंग हैं उनकी जांच की जाती है कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। जबकि जो नाभिकीय औषधियां होती हैं, नाभिकीय औषधियों को शरीर के अंदर मुख या रक्त द्वारा लिया जाता है।
बल्कि जैसे अल्ट्रासाउंड और सिटी स्कैन्स में मैंने आपको भी अंतर बताया कि अंतर क्या होता है। पर कि जब अगर हम उसकी बात करते हैं नाभिकीय औषधियों की, तो नाभिकीय औषधियों को शरीर के अंदर जो है वो या तो मुँह के हेल्प से डाला जाता है या फिर रक्त के द्वारा लिया जाता है। और उनसे निकलने वाले जो विकिरण होते हैं, उन्हीं के द्वारा आंतरिक अंगों की जाँच करके रोगों का पता लगाया जाता है। साथ ही साथ थायरॉइड हो गया, अस्थियाँ हो गई, लीवर हो गई और हृदय समेत शरीर के ऐसे कुछ पार्ट्स होते हैं, जिनमें रोगों का निदान जो है वो विकिरणों के माध्यम से ही किया जा सकता है। वहीं रोगों का पता लगाने तथा इलाज की विकिरण आधारित इसी विधि को जो है वो नाभिकीय औषधि कहा जाता है या फिर न्यूक्लियर मेडिसिन कहा जाता है। न्यूक्लियर मेडिसिन अगर नहीं भी समझ में आया तो अगेन सुनिए, एक्चुअली में न्यूक्लियर मेडिसिन में होता क्या है कि शरीर के अंगों की जांच के लिए जो है वो बेसिकली या तो मुंह से की जाती है या रक्त के द्वारा सैंपल वगैरह लेकर शरीर के अंदरूनी हिस्सों में जो भी प्रॉब्लम है उन जांच करके रोगों का पता लगाया जाता है। और जो बेसिकली जैसे कि शरीर के कोई भी पार्ट हो गए, जैसे थायराइड हो गया, अस्थियां हो गई, लीवर, हृदय वगैरह जो है, ये शरीर के ऐसे पार्ट हैं जिनका मेनली जो है वो नाभिकीय औषधि के द्वारा या न्यूक्लियर मेडिसिन के द्वारा ही हम कह सकते हैं कि रोगों का निदान जो है वो किया जाता है। अब इन्हीं रोगों का, जैसे थायराइड हो गया, अस्थियां हो गया, लीवर, हृदय वगैरह हो गया, इनका जो है अगर इन रोगों का पता जो है वो किस मेथड के थ्रू चलता है, नाभिकीय औषधि या न्यूक्लियर मेडिसिन के थ्रू चलता है। वहीं नाभिकीय औषधि का प्रयोग जो है वो पहला सफल प्रयोग जो है वो रेडियो आइसोटोपिक उपचार 1939 में हुआ था, जब फास्फोरस 32 यानी P32 को पॉलीसीथीमिया वेराई, पॉलीसीथीमिया वीर पॉलीसीथीमिया वीरा वेरा क्या होता है? ये एक्चुअली में एक तरीके का रक्त विकार होता है जिसमें जो लाल रक्त कोशिकाओं की मात्रा जो है बढ़ जाती है। यानी ब्लड में एक तरीके की ऐसी प्रॉब्लम है जो कि कहीं न कहीं जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, जो रेड ब्लड सेल्स की मात्रा को बढ़ा देता है। तो उसके लिए भी कहीं न कहीं एक प्रॉब्लम है, क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है। तो यहाँ पे चाहे वो हम पॉज़िटिव वे में देखें, अगर पॉज़िटिव वे में भी देख रहे हैं कोई चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा हो रही है, तो आप ये मान के चलिए कि एक ना एक दिन वो जो है वो आपको इम्पैक्ट करेगी। सेम वैसे ही जो है वो नेगेटिव वे में भी हम उसे देख सकते हैं। बल्कि न्यूक्लियर मेडिसिन्स का जो एक सफल प्रयोग जो है या सबसे बड़ी अचीवमेंट जो है वो 1946 में आई थी, जब आयोडीन 131 द्वारा थायरॉइड ग्रंथि से जुड़े रोगों का उपचार किया गया था। तो आयोडीन 131 के द्वारा ही थायरॉइड ग्रंथि से ही जो है वो जुड़े रोगों का उपचार किया गया था। वहीं आईएनएमएस की भी स्थापना की गई थी 1961 में। अब ये आईएनएस-एमएएस क्या है? इसके बारे में भी बता देती हूँ कि आईएनएस-एमएएस क्या है एक्चुअली में। ये है इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंस। अब बेसिकली ये है क्या आईएनएस-एमएएस? एक्चुअली में इसी को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये कार्य जो है वो एक अच्छी दिशा में कर रहा है, सही तरीके से न्यूक्लियर मेडिसिन्स का कार्य चल रहा है, तो वो सही ढंग से ही चल पाए। सो 1961 में ही आई एन एस एम ए एस की स्थापना की गई मुंबई में। बार्क बेसिकली इसकी जो स्थापना है वो मुंबई में की गई बार्क के द्वारा। तो बार्क का विकिरण चिकित्सा केंद्र और नाभिकीय चिकित्सा जो है इससे जुड़े जो भी अनुसंधान वगैरह होते हैं वो यहाँ पर किए जाते हैं। साथ ही में जो रेडियो आइसोटोप्स होते हैं, सो रेडियो आइसोटोप्स का इस्तेमाल करके जो भी उपचार सेवाएं होती हैं वो यहाँ पर प्रदान की जाती हैं। वहीं ये विश्व स्वास्थ्य संगठन और अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का क्षेत्रीय परामर्श केंद्र भी है। यानी जो अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है, सो सभी के जो है वो क्षेत्रीय परामर्श केंद्र भी होते हैं, ताकि अगर किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो, क्योंकि हमें देखिए टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है नो डाउट, बट हमें कुछ चीज़ें जो हैं वो इंडियंस के इकोनॉमिकली भी देख के चलनी है ना, कि लोगों के पास इकोनॉमिक क्राइसिस भी होते हैं। मान लीजिए कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, जिस सिटी में वो रहता है, अगर उसी सिटी में उसे इलाज मिल जाता है तो शायद हो सकता है कि वो इलाज कोई भी व्यक्ति जो है वो अपना जल्दी करवा ले, या फिर हम कह सकते हैं कि कम खर्चे में करवा सकता है, क्योंकि और अगर कहीं दूसरे शहर में जाके करवाएगा तो उसके इकोनॉमिक क्राइसिस जो होते हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसीलिए जो भी एजेंसी वगैरह होती हैं ये तो वो क्या करती हैं, क्षेत्रीय परामर्श केंद्र भी बनाती हैं।
वहीं विकिरण चिकित्सा केंद्र थायराइड रोगियों को जो है वो एक अलग प्रकार की सुविधाएं प्रदान करवाता है। वहीं परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र यानी जो वीईसीसी है उसे वहां पर जो है कोलकाता का क्षेत्रीय विकिरण ऊर्जा केंद्र भी जो है वो इसके लिए बनाया गया। अगर मान लीजिए कि हमारी बॉडी में, जैसे आपने सुना होगा कि काफी तरीके के कैंसर्स होते हैं, तो अगर किस शरीर के किसी भी अंग में कैंसर हो जाए या अन्य रोग कोई कोई भी प्रकार के हो जाए, अगर उनका पता लगाना है, उनके बारे में हम नहीं जानते, अगर उनका पता लगाना है तो रेडियो एक्टिव औषधि रक्त द्वारा या फिर क्योंकि अभी हमने पढ़ा जब रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स में यूजेस में न्यूक्लियर मेडिसिन में, तो न्यूक्लियर मेडिसिन में जो मेनली जांच की जाती है वो या तो ब्लड के थ्रू की जाती है या फिर मुंह के थ्रू की जाती है। तो यहाँ पर भी देखिए जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है वो बेसिक कॉन्सेप्ट तो चेंज नहीं होगा ना, तो यहाँ पर भी वही चीज होती है कि अगर शरीर के किसी भी हिस्से में कोई भी प्रॉब्लम है या औषधि देनी है तो मुंह के द्वारा शरीर के जो भी इन्फेक्टेड एरिया है उसी पार्ट में पहुंचाई जाती है और उसी से निकलने वाले जो विकिरण होते हैं उन्हीं की हेल्प से जो भी पार्ट बॉडी का इन्फेक्टेड है उसे नष्ट कर दिया जाता है। बट ऐसा करते हुए एक्चुअली में जब ये टेक्नोलॉजी का विकास यानी यूज किया जाता है, एक चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है कि जो रेडिएशन जो है वो यानी कि इसमें जो है वो एक एप्लीकेटर का उपयोग किया जाता है। एप्लीकेटर जो है वो शरीर का जो इन्फेक्टेड पार्ट नहीं है तो उसमें जो है वो विकिरण यानी जो रेडिएशंस होते हैं उनको जाने से बचाता है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि शरीर का कोई ऐसा पार्ट है जो एकदम सही है, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कोई ना कोई तरीके की प्रॉब्लम जनरेट हो जाएगी ना, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो जाती है कि एक बॉडी का पार्ट है जो एकदम बिल्कुल सही है, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और फिर कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रॉब्लम जनरेट हो जाएगी। तो कुछ मेडिसिन हैं, रेडियो एक्टिव औषधियाँ हैं जिनके बारे में जान लीजिए, उनके उपयोग जान लीजिए। मैं औषधि भी बता देती हूँ, अगर आप लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा। औषधि और उपयोग, ये मेनली औषधियाँ जो हैं वो रेडियो एक्टिव औषधियाँ हैं, तो इनके प्रयोग जैसे कि फर्स्ट मेडिसिन हो गई कोबाल्ट 60। अगर कभी आपने कोबाल्ट 60 का नाम सुना हो, एक्चुअल में ये कोबाल्ट 60 करती क्या है, ये बेसिकली जो है ये गामा किरणें उत्सर्जित करती है और जो कैंसर कोशिकाओं होती हैं उनको नष्ट करके खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने का कार्य जो है वो कोबाल्ट 60 का कार्य होता है। उसके बाद नेक्स्ट टाइप की मेडिसिन है आयोडीन 131। अब ये आयोडीन 131 का कार्य क्या होता है, ये थायराइड ग्रंथि से जुड़े जो भी रोग होते हैं, सो मेनली थायराइड ग्रंथि से जुड़े रोगों के लिए जो है वो आयोडीन 131 का प्रयोग किया जाता है। वहीं फॉस्फोरस होती है, एक्चुअली में ये फॉस्फोरस लिखा है, थोड़ी सी आप अच्छे से लिख लीजिएगा, फॉस्फोरस 32। अब मेनली ये फॉस्फोरस 32 क्या करती है, फॉस्फोरस 32 जो है वो पॉलीसीथीमिया वेरा, जो कि एक तरीके का रक्त कैंसर होता है, तो उसके उपचार के लिए काम आता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था क्या होता है, पॉलीसीथीमिया वेरा के प्रयोग में आती है। उसके बाद नेक्स्ट टाइप की मेडिसिन होती है होल्सियम। एक्चुअली में होल्सियम नहीं होती, होल्मियम होती। होल्मियम 160, एक्चुअली में इसका होल्मियम 166 का प्रयोग किस लिए किया जाता है, गठिया रोग के लिए किया जाता है। एंड गठिया रोग के लिए ही एक और भी मेडिसिन प्रयोग की जाती है जिसे सिमारियम बोला जाता है। मेरी राइटिंग बहुत ही बेकार है तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, सुन सुन के लिखते जाइएगा। सिमारियम 153 ये भी सेम टू सेम गठिया रोग के लिए ही प्रयोग की जाती है। उसके बाद एक और आता है ल्यूटीशियम, ल्यूटीशियम 177। ये किस लिए प्रयोग की जाती है, ये रेडियोथेरेपी के लिए प्रयोग की जाती है। तो ल्यूटीशियम 177 जो है वो रेडियोथेरेपी के लिए, कोबाल्ट 60 जो है ये गामा किरणें उत्सर्जित करती है और मेनली कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने और खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने के लिए कोबाल्ट 60 प्रयोग की जाती है। वहीं जो थायराइड ग्रंथि से जुड़े हुए रोग होते हैं उनका निदान करने के लिए आयोडीन 131 प्रयोग की जाती है। वहीं पॉलीसीथीमिया वेरा अगर रोग हो जाता है, ये एक प्रकार का क्या होता है, ब्लड कैंसर होता है। ये एक तरीके का ब्लड कैंसर होता है, सो फॉस्फोरस 32 प्रयोग की जाती है। गठिया रोग के लिए जो है वो होल्मियम प्रयोग की जाती है, होल्मियम 166।
एंड गठिया रोग के ही निदान के लिए जो है वो सेमारियम भी प्रयोग की जाती है, सेमारियम 153। एंड रेडियोथेरेपी के लिए जो है वो ल्यूटीशियम 177 प्रयोग की जाती है। तो ये कुछ एरियाज हैं। अब बात करते हैं कृषि व उनसे संबंधित क्षेत्रों के बारे में, यानी इन एग्रीकल्चरल एंड रिलेटेड एरियाज के बारे में, जो कहीं ना कहीं नेक्स्ट टॉपिक है। तो कृषि व उससे संबंधित क्षेत्रों में, यानी इन एग्रीकल्चरल एंड रिलेटेड एरियाज, तो भारत में कृषि के क्षेत्र में अगर हम बात करते हैं, जो रेडियो आइसोटोप्स हैं, तो बेसिकली भारत में कृषि के क्षेत्र में जो है वो रेडियो समस्थानिकों का उपयोग के लिए अभी शोध चल रहे हैं, और काफी हद तक जो है वो इसे कृषि में उपयोग भी किया जा रहा है। अभी किस किस तरीके से कहाँ कहाँ पर प्रयोग किया गया है, कौन कौन सी फसलें जो है वो रेडियो आइसोटोप्स के थ्रू उगाई गई हैं, एंड किन पर अभी शोध चल रहा है, उन सभी के बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा पेशेंस रखिए। तो चलिए, रेडियो समस्थानिकों की हेल्प से होता क्या है। रेडियो जो समस्थानिक होते हैं उनका प्रयोग कृषि में मेनली इसलिए किया जा रहा है ताकि फसलों की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सके और उपज को बढ़ाया जा सके, क्योंकि पॉपुलेशन जो है वो डे बाय डे इंक्रीज कर रही है। तो हमें कहीं ना कहीं अपनी कृषि जो है वो लैंड हमारे पास उतना ही है, लेकिन हमको कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित करनी पड़ेगी कि जिससे उपज जो है वो भी बढ़ जाए, गुणवत्ता जो है कृषि की वो भी बढ़ जाए। तो वहीं रेडियो एक्टिव विकिरणों की ही हेल्प से विकसित होने वाले बीज और फसलें जो हैं वो सूखे और रोगाणुओं के प्रति प्रतिरोधी होते हैं, एक रेजिस्टेंस पावर डेवलप कर लेते हैं। तो अगर किसी भी साल फसलों में रोगाणु वगैरह हो जाए, या बीज हो जाए, या फसलें जो हैं वो सूखने वगैरह लगे, या किसी साल बरसात वगैरह ना हो, तो उनके प्रति जो है वो एक तरीके से रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस पैदा कर लें, जिसके कारण जो कृषि है उसमें किसी भी तरीके का कोई प्रभाव ना हो। इसके लिए कौन सी बॉडी, एग्रीकल्चरल एंड इट्स रिलेटेड एरियाज के लिए कौन सी एजेंसी काम कर रही है, सो आईएईए कार्य कर रही है मेनली। हिंदी में इसे अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी बोला जाता है, और इंग्लिश में इसे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी बोला जाता है। सो बेसिकली ये जो है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ये नाभिकीय कृषि को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रही है। वहीं इसी क्षेत्र में बार्क जो है वो भी अपना कार्य कर रहा है। बार्क के द्वारा क्या कार्य किया जा रहा है, तो बार्क का जो है वो नाभिकीय कृषि और जैव प्रौद्योगिकी डिवीजन, यानी न्यूक्लियर एग्रीकल्चरल एंड बायोटेक्नोलॉजी डिवीजन जो है, विकिरण तकनीकों के जरिए यानी रेडिएशंस के ही थ्रू दलहनें, यानी जितनी भी प्रकार की दाल हो गई, तिलहन हो गई, और अनाजों की उपज और गुणवत्ता के बढ़ाने के जो तरीके हैं उनका विकास किया जा रहा है। और इसने जो है वो एकीकृत पेस्ट प्रबंधन, यानी इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के लिए बायोपेस्टिसाइड भी विकसित किए, और साथ ही साथ रासायनिक उर्वरकों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए बायो रेगुलेटर्स और कृषि प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों को भी महत्वपूर्ण शोध पर इसके द्वारा जो है, यानी इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के द्वारा कार्य जो है वो किए जा रहे हैं। सो इसमें काफी सारी एजेंसियां वगैरह जो है वो अपने अपने कार्य जो भी सहयोग प्रदान किए जा सकते हैं, वो सहयोग जो है वो प्रदान किए जा रहे हैं। वहीं बार्क के नाभिकीय कार्यक्रम, यानी जो न्यूक्लियर एग्रीकल्चर प्रोग्राम है, उसी के तहत खाद्य प्रसंस्करणों के विकिरण प्रसंस्करण और उर्वरकों और कीटनाशकों से जुड़े जो भी अध्ययन और शोध हैं, वो बेसिकली न्यूक्लियर एग्रीकल्चर प्रोग्राम के तहत ध्यान दिया जाता है। वहीं न्यूक्लियर एग्रीकल्चर प्रोग्राम जो है वो अलग अलग उसमें कार्य कर रहा है, अलग अलग क्षेत्रों में। जैसे कि पहला क्षेत्र है क्रॉप एनरिचमेंट, उसके बाद सेकंड हो गया क्वालिटी ऑफ सॉइल, क्वालिटी ऑफ सॉइल में काम किया जा रहा है। वहीं फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेटिव्स में, फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि किस तरीके से, यानी क्रॉप एनरिचमेंट में इसका प्रयोग किस तरीके से किया जा रहा है, क्या क्या कार्य इसमें किए जा रहे हैं। तो अगर हम देखते हैं, यानी जो रेडिएशंस हैं, रेडिएशंस की हेल्प से पौधों में उन्नत उत्पन्न म्यूटेशंस जो होते हैं, सो म्यूटेशंस की संख्या जो है वो प्राकृतिक म्यूटेशंस की तुलना में ज़्यादा हाई कर दी जाती है। जो पौधों में जो उत्पन्न म्यूटेशंस होते हैं, सो म्यूटेशंस की जो संख्या होती है, जो नंबर होता है बेसिकली, सो नंबर को क्या कर दिया जाता है, प्राकृतिक म्यूटेशन भी अवेलेबल होते हैं उनके तुलना में हाई कर दिया जाता है। इसके चलते जो है वो म्यूटेशंस वाले पौधों का चुनाव जो है, यानी जब उनका चुनाव किया जाता है, तो उसके कंपेयर में जो भी पौधे अवेलेबल होते हैं, तो उनमें म्यूटेशंस वाले पौधे जो होते हैं, यानी
जो यानी कि उन्नत फसलों के विकास में क्रॉप एनरिचमेंट प्लांट्स होते हैं, उनका चुनाव बहुत ही आसानी से हो जाता है। प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें, रेडियो आइसोटोप्स और विकिरण स्रोतों की हेल्प से बार्क ने जो है वो टोटल 41 किस्में जो हैं वो डेवलप की हैं। यानी किस्म का मतलब यहाँ पे वेराइटीज से है। ये 41 वेराइटीज जो हैं वो बार्क के द्वारा उत्पन्न जो है वो की गई हैं, जिसमें से मेन जो है वो मूंगफली हो गई, मूंग हो गई, काला चना हो गया, अरहर हो गया, सोयाबीन, सरसों, चावल और जूट। ये कुछ जो है ये मेन फसलें हैं जिनका प्रयोग जो है, या फिर हम कह सकते हैं उत्पादन जो है वो बार्क के द्वारा किया गया है। वहीं विकिरण की ही हेल्प से प्रेजेंट टाइम में जो है वो मूंगफली और काले चने का अधिकांश उत्पादन बार्क द्वारा विकसित की गई म्यूटेशंस किस्मों से ही किया जा रहा है। यानी अभी आज के टाइम पीरियड में आप कह लीजिए कि सबसे ज्यादा जो मूंगफली और काले चने का जो उत्पादन है वो बार्क द्वारा विकसित की गई जो म्यूटेशन टेक्नोलॉजी है उसी के द्वारा किया जा रहा है। एंड रेडिएशंस की हेल्प से हरी खाद, जिसे सेसबानिया रोस्ट्राटा के नाम से जाना जाता है, सो रोस्ट्राटा को तैयार किया गया है। ये बेसिकली करती क्या है, जो हरी खाद में कम समय में ही ज्यादा मात्रा में बायोमास उत्पादित करने का कार्य करती है। प्रेजेंट टाइम में केला, गन्ना, अंगूर, अनानास, अदरक के लिए जो है वो माइक्रो प्रोपेगेशन प्रोटोकॉल भी विकसित किया जा रहा है। तो इसमें अगर हम बात करते हैं कि जैसे कि अलग अलग जो फसलें हैं उनको भी तैयार किया जा रहा है, और सही वहीं पर बार्क ने जो है वो, जैसे रेगिस्तानी इलाकों में बोला जाता है कि कुछ भी यहाँ पे उपज नहीं होती है या जो सॉइल है वो बेकार जाती है, तो बार्क ने जो है वो रेगिस्तानी इलाकों के लिए जो है, अब देखिए वहां पे अगर रेगिस्तानी इलाके में हम कुछ ऐसे प्लांट्स लगाएंगे जहाँ जहाँ जिसमें जो है पानी की आवश्यकता ज्यादा होती है, तो ऑब्वियसली वो इतना ज्यादा हेल्पफुल नहीं होगा। तो बार्क ने जो है वो रेगिस्तानी इलाकों के लिए जो डेजर्टिफाइड एरियाज हैं उनके लिए अनुकूल पौधे जैसे अकेसियाई विक्टोरई का विकास किया है। वहीं केले की व्यावसायिक किस्मों का भी तेजी से विकास किया जा रहा है। बार्क ने जो है वो उन संवर्धन आधारित प्रक्रियाओं का भी इस्तेमाल किया हुआ है। अब नेक्स्ट टाइप जो आ जाता है एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, तो क्वालिटी ऑफ सॉइल, सो इसमें बेसिकली सॉइल की जो क्वालिटी है उसको भी बढ़ाने का कार्य जो है वो किया जा रहा है। एंड सॉइल में बेसिकली हम बात करते हैं नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जो है वो प्रेजेंट होता है, तो कितनी मात्रा में अवेलेबल है, कितनी मात्रा में प्रेजेंट है, तो उसी के लिए जो है वो मेनली ये टेक्नोलॉजी एक हम कह सकते हैं कि यूजफुल होती है। वहीं सही सही पता जो है वो नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस का लगाया जा सकता है, ताकि आगे ये प्लान किया जा सके कि हमें जो है वो क्या बोना चाहिए, हम क्या बोते हैं जिससे हमें ज्यादा फायदा हो सकता है। वहीं इसी कार्य के लिए फॉस्फोरस 32 और नाइट्रोजन 15 रेडियो आइसोटोप का भी प्रयोग किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है खाद्य प्रसंस्करण और संरक्षण, यानी फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन। तो अब देखिए बहुत सारे फूड जो होते हैं, आप मार्केट में हमें प्रिजर्व फूड भी मिलते हैं ना। अभी आज के टाइम पीरियड में तो एकदम दौर चल चुका है, आपको इडली भी मिल जाएगी, इंस्टेंट इडली पैकेट्स भी आ रहे हैं, नूडल तो काफी टाइम से आती थी, पिज्जा के पैकेट आप देखिए कि आपको सारी चीज, तो ये क्या होते हैं, ये कहीं ना कहीं प्रिजर्वेटिव फूड ही तो है। प्रिजर्वेटिव्स आपको कोल्ड ड्रिंक वगैरह मिल जाएंगी, ते ऑयल मिल जाएंगे, मिल्क मिल जाएगा, तो ये सारे प्रिजर्वेटिव्स है। अगर वही चीज आपने देखी हो कि कभी वही चीज आप घर में बनाते हैं, तो वो आपकी कोई भी चीज जो होती है वो ज्यादा टाइम पीरियड तक नहीं चलती है। अगर आप उसे फ्रिज में भी स्टोर करते हैं तो मुश्किल से हफ्ते दिन 10 दिन रख सकते हैं स्टोर। बट हम प्रिजर्वेटिव फूड की बात करें तो उनकी जो सेल्फ लाइफ होती है वो हमें देखने को मिलती है पैकेजिंग में, कि किसी की 3 महीने की है, किसी की 1 महीने की है, किसी की 6 महीने की है। तो वो किस तरीके से किया जा रहा है उसके लिए भी बेसिकली एक टेक्नोलॉजी विकसित की जाती है। तो बेसिकली इसे भी जो है उसे हमें रेडियो एक्टिव विकिरण के बारे में ही पढ़ना है। तो देखिए खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को जो है वो बहुत सारे जीवाणु और कीटाणु जो है वो कम कर देते हैं या फिर नष्ट कर देते हैं। तो उन्हीं जीवाणुओं से बचाने के लिए जो है वो इस टेक्नोलॉजी का, यानी रेडियो एक्टिव विकिरण का प्रयोग जो है वो किया जाता है। क्योंकि जो रेडियो एक्टिव विकिरण होते हैं ये बेसिकली जो भी फूड होता है उसके जीवाणु और कीटाणुओं को खत्म करने की जो क्षमता होती है उसे रखते हैं।
एंड इसे ज़्यादा टाइम टाइम तक चल पाता है। जैसे प्रेजेंट टाइम में रेडियो आइसोटोप का इस्तेमाल जो है वो अलग अलग खाद्य पदार्थों में किया जा रहा है, जैसे कि सब्जियां हो गई, अनाज हो गया, समुद्री खाद्य पदार्थ में मछली, केकड़ा, झींगा, इनको काफी आपने प्रिजर्वेटिव्स देखे होंगे ना। अगर ये बहुत ज्यादा अगर इंडिया में नहीं भी प्रचलित है तो बाहर के देशों में आप देख लीजिए कि बाहर के देशों में बहुत ज्यादा प्रचलित है। तो इन सभी के संरक्षण के लिए जो है वो रेडियो आइसोटोप का प्रयोग किया जाता है। चाहे आप वो फूड ले लीजिए, कोई भी सब्जियां ले लीजिए, फ्रूट्स ले लीजिए, अनाज ले लीजिए, वहीं इन सभी खाद्य पदार्थों को कोबाल्ट 60 से निकलने वाली गामा विकरणों से विकर्णित किया जाता है। और जीवाणु और कीटाणु जो होते हैं उन्हीं से इनकी रक्षा भी की जाती है ताकि ये जल्दी खराब ना हो। अब एक और मेथड आता है या एक और टेक्नोलॉजी आती है, निसार निसार ग्रोना बायोगैस टेक्नोलॉजी। अब ये निसार ग्रोना बायो टेक्नोलॉजी क्या है, चलिए इसके बारे में भी बता देती हूँ थोड़ा सा। निसार ग्रोना बायोगैस टेक्नोलॉजी, तो बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट होता है ना, बायोडिग्रेडेबल कचरा होता है, जैसे कोई भी कागज हो गए, कोई भी घास गोबर वगैरह, सूखी पत्तियां, या फिर जो हमारे किचन से निकलने वाला जो भी वेस्ट मटेरियल होता है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं। तो अब ये जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, सो इससे जो निकलने वाले कचरे होते हैं, सो कचरों से जो निकलने वाला कचरा है उसी से ही निसार ग्रोना यानी बायोगैस प्लांट जो है, ये जो कचरा होता है उसी से ही निसार ग्रोना बायोगैस प्लांट जो है वो विकसित किए गए हैं। अब मेनली ये कार्य क्या करेंगे, सो बायोगैस संयंत्रों से मिलने वाले जो स्लरी, एक तरीके का स्लरी होता है, वो उर्वरक के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। और साथ ही इससे निकलने वाली मीथेन गैस, जब ये कचरे को, अब कह लीजिए कि जो भी है टेक्नोलॉजी इसमें भी इस्तेमाल की जाती है, तो उससे निकलने वाली जो मीथेन गैस होती है, सो मीथेन गैस का प्रयोग जो है वो ऊर्जा के रूप में किया जाएगा। और इस टेक्नोलॉजी को भी बेसिकली जो विकसित किया गया है वो बार्क के द्वारा ही किया गया है। तो इसमें याद रखिएगा कि जो भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है, तो उसी की हेल्प से ही जो है वो निसार ग्रोना बायोगैस प्लांट जो है वो विकसित किए गए हैं और इस क्षेत्र में कार्य किया जा रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे इसका की कॉन्सेप्ट याद रखिएगा और इतना याद रखिएगा कि इसे इस क्षेत्र में जो कार्य किया जा रहा है वो भी किसके द्वारा, बार्क के द्वारा, यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के द्वारा किया जा रहा है। अब देखते हैं रेडियो समस्थानिकों का औद्योगिक उपयोग, कि रेडियो समस्थानिकों का औद्योगिक उपयोग क्या है, इसमें औद्योगिक उपयोग किस तरीके से किया जाता है। तो इंडस्ट्रियल यूजेस ऑफ रेडियो आइसोटोप्स के बारे में, तो रेडियो समस्थानिकों से जो निकलने वाले विकिरण होते हैं का उद्योगों में भी काफी ज्यादा मात्रा में प्रयोग किया जाता है। अब जैसे कैसे, मान लीजिए कि जो रसायन संयंत्र है उसमें खराबी का पता लगाने के लिए लंबाई, चौड़ाई, मोटाई को सूक्ष्मता से नापने के लिए और स्वस्थ उद्योग में जीवाणु नाशक के रूप में जो प्रयोग है इंडस्ट्रियल एरियाज में, वो रेडियो आइसोटोप्स का प्रयोग किया जाता है। ये जो बेसिकली रेडियो आइसोटोप्स होते हैं, ये समस्थानिकों के विकिरण की जो भेदन क्षमता होती है वो काफी ज्यादा होती है। तो भेदन क्षमता इनकी ज्यादा होने के कारण, क्योंकि अब इसमें जो बड़ी बड़ी मशीन्स वगैरह होती हैं, जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है, तो इसकी जो भेदन क्षमता होगी वो ऑब्वियसली ज्यादा होगी ना। तो भेदन क्षमता ज्यादा होने के कारण ही रेडियोग्राफी कैमरे का निर्माण किया जाता है और इसमें कोबाल्ट 60 और इरिडियम 192 जो स्रोत होते हैं, तो बेसिकली उनका यानी कोबाल्ट 60 और इराडियम 192 का स्रोत के रूप में प्रयोग किया जाता है। वहीं अगर हम बात करें, इन्हें जो है इन्हीं की मदद से काफी सारे सैकड़ों मील लंबी तेल, गैस आदि की जो पाइपलाइन होती हैं और इनके हजारों जोड़ों का भी परीक्षण जो है वो काफी कम समय में और कम खर्च के द्वारा ही कर लिया जाता है। प्रेजेंट टाइम में अगर कार्यरत इसके बारे में बोलें कि कार्य कौन कर रहा है, सो ट्रॉम्बे यानी मुंबई में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के अनुसंधान और विकास प्रभाग तथा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के आइसोटोप प्रभाग के संयुक्त प्रयास से इसे विकसित किया गया है। बेसिकली ये जो है ये गामा स्कैनिंग तकनीक का उपयोग जो है वो देश के अलग अलग प्रसंस्करण उद्योगों और उनकी जो समस्याएं हैं, जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं, उनका निवारण करने के लिए बेसिकली यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। वहीं रेडियो ट्रेसर तकनीक जो है, ये कोबाल्ट 60 यानी गामा स्कैनिंग का उपयोग करके भारत पेट्रोलियम कोऑपरेशन लिमिटेड ने ही 2015 में
इसे जो है वो बंद कर दिया गया था। एंड उसी तरीके से जो है गुरु गोविंद सिंह रिफाइनरी जो है वो भटिंडा पंजाब में भी उत्पादों की निम्न गुणवत्ता की जांच के लिए गामा स्कैनिंग तकनीक का प्रयोग किया जाता है। उसके अलावा ट्रॉम्बे, बेंगलुरु, न्यू दिल्ली, जोधपुर में भी स्वास्थ्य उपकरणों और जीवाणु मुक्त करने के लिए ये सभी संयंत्र जो है वो बेसिकली कार्य करते हैं। उसके अलावा गामा स्कैनिंग के थ्रू जो है वो बार की निपुणता का उपयोग जो है वो पेट्रो रसायन उद्योगों द्वारा उपकरणों की समस्या को दूर करने, भूमिगत पाइपलाइनों में रिसाव का पता लगाने, जो भी पाइपलाइंस होती हैं, जो जमीन में पाइपलाइंस होती हैं, सो उनमें किसी भी तरीके का अगर कोई भी रिसाव वगैरह पैदा हो गया है, यानी कोई भी छींट वगैरह हो गया है, ये जो भी है, तो पाइपलाइन से कोई भी जैसे मान लीजिए ऑयल है तो ऑयल ना निकले, तो उस रिसाव को पता लगाने के लिए औद्योगिक प्रक्रिया आदि को नियंत्रण करने के लिए भी प्रयोग किया जा रहा है। वहीं उसके बाद जो नेक्स्ट कहानी आ जाती है वो भारत के नाभिकीय परीक्षण की आ जाती है, यानी इंडियाज न्यूक्लियर टेस्ट। जैसे हम कल की क्लास में देखेंगे, सो कल की क्लास में जो है वो हम काफी सारी चीजें देखेंगे। आ, तो इतनी कहानी जो है वो हमें बेसिकली आज की क्लास में देखनी थी। उम्मीद है ये क्लास जो है वो आपको एकदम समझ में आई होगी, सारी कहानी जो है वो एकदम अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो कल की क्लास में जो है वो हम इंडियाज न्यूक्लियर टेस्ट की कहानी देखेंगे। उम्मीद है आप सभी को पसंद आया होगा। सो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।